हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। कभी हम डिसीजंस नहीं ले पाते, कभी सोचते रहते हैं और समय बस निकल जाता है। यही छोटी-छोटी आदतें धीरे-धीरे हमारे सपनों को भी रोक देती हैं और हम महसूस तक नहीं करते कि हमारी लाइफ स्लो हो रही है। इसी जगह पर सैम हैरिस की किताब वेकिंग अप हमें रास्ता दिखाती है। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपने मन की अव्यवस्था को समझकर इनर क्लैरिटी और मानसिक शांति पा सकते हैं। इसे पढ़कर आप समझेंगे कि आपके इमोशंस और थॉट्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है और सही अवेयरनेस से आप अपने अनुभव और रिएक्शंस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को सिंप्लीफाई करें, माइंड की स्टोरीज से अलग रहें और अंदर से मजबूत बनकर जिंदगी में आगे बढ़ें। चलो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे मोटिवेशनल समरीज पसंद हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अध्याय 1। मन का जाल, विचार कैसे हमें बांध लेते हैं और हम समझ भी नहीं पाते। यह अध्याय एक ऐसी सच्चाई से शुरू होता है जिसे हम हर दिन महसूस तो करते हैं पर समझते कभी नहीं। सैम हैरिस कहते हैं कि मन उन्हीं चीजों को बड़ा बनाता है जिनकी असलियत अक्सर बहुत छोटी होती है, लेकिन हम मन की आवाज पर इतना भरोसा करते हैं कि वही हमारी दुनिया बन जाती है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, पर सच्चाई इतनी गहरी है कि एक बार समझ आ जाए तो इंसान की सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। जरा सोचो, सुबह आंख खुलते ही तुम मोबाइल उठाते हो। स्क्रीन पर कुछ खास नहीं, बस रोज जैसा ही। लेकिन मन तुरंत तुलना शुरू करता है। उसने ज्यादा काम कर लिया, मैं पीछे हूं, मेरी जिंदगी इतनी धीमी क्यों चल रही है, लोग कहां से इतना कर लेते हैं। ये विचार सच नहीं होते, ये केवल मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे भीतर से आ रही है, हम इन्हें अपनी वास्तविक आवाज मान लेते हैं। यही वह जगह है जहां से हमारे तनाव, डर, बेचैनी और आत्मसंदेह की शुरुआत होती है। मन का एक स्वभाव है, वह लगातार बोलता रहता है। चाहे आप कुछ कर रहे हो या नहीं, मन चलता रहता है और हम यह मान लेते हैं कि यह आवाज मैं हूं। पर सच यह है कि हम वह आवाज नहीं, बल्कि वह चेतना है जो उस आवाज को सुन रही है। यह फर्क छोटा लग सकता है, पर जीवन बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। कल्पना करो, तुमने कोई नया काम शुरू करने का निश्चय किया। जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हो, मन विस्पर करता है, शायद यह नहीं होगा, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ी तैयारी और कर लेते हैं। ये आवाज सच्ची लगती है, लेकिन ये अधिकतर आदत होती है। मन को अनजाना पसंद नहीं होता, इसलिए वह हर नई शुरुआत को खतरे की तरह देखता है। तुम रुक जाते हो, तुम टाल देते हो और धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि शायद तुम कर ही नहीं सकते। यहां मन जीत जाता है और तुम हार जाते हो बिना कोशिश किए। सैम हैरिस का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि विचार वास्तविकता नहीं होते। विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं, जैसे आसमान में आते जाते बादल। समस्या यह नहीं कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनमें डूब जाते हैं और भूल जाते हैं कि वे सत्य नहीं, सिर्फ चलती हुई कहानी है। मन का एक और पैटर्न है, नकारात्मकता की तरफ झुकाव। प्राचीन समय में यह झुकाव जीवित रहने के लिए जरूरी था। खतरे को जल्दी पहचानना जीवन बचाता था। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। शेर या जंगल का खतरा नहीं है, पर मन अभी भी उसी पुराने पैटर्न पर चलता है। हर बात में डर, कमी, खतरा या तुलना ढूंढ लेता है और हम सोचते हैं कि यह हमारी सोच है, जबकि यह सिर्फ मन की पुरानी आदत है। मान लो तुम किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठ रहे हो और अचानक मन कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम में कंसिस्टेंसी नहीं है, पिछली बार भी नहीं हुआ था। ये बातें मन की हैं, तुम्हारी नहीं। लेकिन क्योंकि वे भीतर उठ रही हैं, तुम उन्हें सच मान लेते हो। इसी कारण हम अक्सर अपनी ही क्षमता को गलत समझ लेते हैं। हम मन की आवाज सुनकर खुद को सीमित कर लेते हैं। अगर आप रोज सिर्फ कुछ सेकंड रुककर यह पूछ लें, क्या यह विचार सच है या केवल मन का शोर, तो आप उसी पल मन पर नियंत्रण लेना शुरू कर देते हैं। यह छोटा सा प्रश्न आपको याद दिलाता है कि आप विचार नहीं, विचारों के दर्शक हैं। और दर्शक बनने के बाद आपको चुनने की शक्ति मिलती है, किस विचार को महत्व देना है और किसे जाने देना है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि मन पहले जितना भारी नहीं लगता।
पहले की तरह खींचता नहीं, अब वह बोलता रहता है। पर आप उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर नहीं महसूस करते। ये वही क्षण है जहां से आपका असली परिवर्तन शुरू होता है, जब आप मन के स्वामी बनते हैं, मन के गुलाम नहीं। इस अध्याय की सबसे ताकतवर सीख यह है कि मन हमारी जिंदगी का चालक तभी बनता है जब हम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे ही हम विचारों को विचार के रूप में पहचानना सीखते हैं, जीवन हल्का लगता है, दबाव कम होता है और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। मन शोर करता है, पर आप उस शोर के पार देखना सीख जाते हैं। अंततः यही सार निकलता है। आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह जागरूक शक्ति हैं जो किसी भी विचार को देख सकती है और यह चुन सकती है कि कौन सा विचार आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। अध्याय 2, स्वतंत्र इच्छा का भ्रम। कभी आपने सोचा है कि आप जो भी करते हैं, क्या वह सच में आपकी इच्छा होती है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फैसले पहले से ही दिमाग की गहराइयों में तय हो चुके होते हैं और आपको बस इतना भ्रम दिया जाता है कि मैंने चुना? यही बात सैम हैरिस इस अध्याय में सबसे जोरदार तरीके से सामने रखते हैं। और सच कहूं तो यह विचार जितना अजीब लगता है, उतना ही बेचैन भी करता है। सोचिए, आप किसी कैफे में बैठे हैं और अचानक चाय की जगह कॉफी ऑर्डर कर देते हैं। आप मानते हैं कि यह निर्णय आपका है, लेकिन असल में वह इच्छा आपके दिमाग में कब बनी, यह आपको पता ही नहीं चलता। वह इच्छा कहां से आई? किस स्मृति, किस अनुभव, किस भाव ने उसे जगाया? हम कह नहीं सकते। फिर भी हम दावा कर देते हैं, मैंने चुना। हैरिस कहते हैं, यही इंसान का सबसे प्यारा भ्रम है। जरा एक साधारण सा पल याद करें। आप किसी से गुस्सा हो जाते हैं। आप मानते हैं कि आपने गुस्सा करना चुना है। पर सच यह है कि गुस्सा तो एकदम से उठाया। आपने उसे बुलाया नहीं, बस वह आया और आपने पकड़ लिया। ये सुनकर हम सबको थोड़ा वियर्ड लगता है, क्योंकि हम बचपन से सीखते आए हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं के मालिक हैं। लेकिन सच इसके उलट है। विचार पहले आते हैं, हम बाद में आते हैं। यहीं पर यह अध्याय आपको अंदर से हिला देता है। मान लीजिए, आप सुबह उठकर अचानक सोचते हैं, आज मैं कुछ बड़ा करूंगा। यह विचार अच्छा लगता है, लेकिन इस विचार की जड़ें कहाँ थीं? कोई पुरानी प्रेरणा, कोई वीडियो, कोई बातचीत या शायद कोई अधूरा सपना। हम बस परिणाम देखते हैं। विचार आया और हमने मान लिया कि यह हमारा है। पर हैरिस कहते हैं कि हम विचारों के निर्माता नहीं, सिर्फ दर्शक हैं। कई लोग इस बात को मानने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तो क्या हम पावरलेस हैं? क्या हम सिर्फ एक मशीन हैं? लेकिन हैरिस का कहना बिल्कुल अलग है। वह बताते हैं कि स्वतंत्र इच्छा की गलत समझ ही इंसान को और परेशान करती है। क्योंकि जब हम प्रत्येक गलती को अपनी इच्छा का परिणाम मान लेते हैं, तो खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम देख लें कि कई भावनाएं, गुस्सा, डर, उदासी, इच्छा हमारे नियंत्रण में नहीं आती, तो हम खुद के प्रति नरम हो जाते हैं। एक पल सोचिए, आप किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और अचानक मन भटक जाता है। आप सोचते हैं, मुझे फोकस रहना चाहिए, पर ध्यान भटकने का कारण आप नहीं जानते। शायद कल की थकान, शायद किसी का कहा हुआ शब्द, शायद कोई अनदेखा तनाव। पर हम खुद पर नाराज हो जाते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। जबकि सच यह है कि माइंड का भटकना बिल्कुल नॉर्मल है। यह माइंड का नेचर है। समस्या तब होती है जब हम माइंड की हर हरकत को अपनी इच्छा मान लेते हैं। और ठीक यहां यह अध्याय आपकी आंख खोलता है। हैरिस कहते हैं कि अवेयरनेस का मतलब अपने विचारों को रोकना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि वह आपके कंट्रोल में नहीं आते। जब आप यह देखना शुरू करते हैं तो गिल्ट कम होने लगता है। आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपके निर्णय क्लियर होने लगते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि विचारों के आने पर आपका हक नहीं, लेकिन किस विचार पर चलना है, यह चुनने की क्षमता आपको अवेयरनेस देती है। सोचिए, आप एक काम शुरू करने वाले हैं और अचानक डर आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर आप स्वतंत्र इच्छा को एब्सोल्यूट मानेंगे, तो आप सोचेंगे कि यह डर आप हैं। लेकिन अगर आप इस अध्याय को समझ लेते हैं, तो आप पहचानेंगे, डर तो बस एक विचार है, एक लहर की तरह। वह आया, गया और आप उसके बीच में खड़े रहे।
इस अवेयरनेस के साथ डिसीजंस काफ़ी आसान हो जाते हैं, क्योंकि आप भावनाओं को आइडेंटिटी की तरह नहीं देखते। वे ट्रैफिक की तरह दिखते हैं जो मन की सड़क पर आते जाते रहते हैं। ये सुनकर कई लोगों को शौक लगता है। मतलब, मैं अपने विचार कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, विचार नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और यही वह जगह है जहां फ्रीडम जन्म लेती है। असली स्वतंत्रता विचारों को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि उनसे डिटैच्ड होकर चलने से आती है। ये समझना कि विचार मैं नहीं हूं, बस विचार हैं। यही क्लैरिटी लाइफ बदलती है। इस अध्याय का मैसेज बड़ा सिंपल है, लेकिन इम्पैक्ट करने वाला। हमारी स्वतंत्र इच्छा उतनी एब्सोल्यूट नहीं जितनी हम समझते हैं। और यह बात डराती नहीं, बल्कि हल्का करती है। क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि माइंड का बहुत कुछ अपने आप होता है, तो हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। और बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां लड़ाई खत्म होती है। विचार आते हैं, जाते हैं। आजादी इस बात में है कि उन पर चलना है या नहीं। अध्याय 3, चेतना का असली चेहरा। जिंदगी में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सोचते हैं चेतना यानी कॉन्शियसनेस कोई बहुत बड़ा रहस्य है, कुछ ऐसा जो हमें सिर्फ सोचने, समझने या बुद्धिमान बनने की क्षमता देता है। लेकिन सैम हैरिस इस अध्याय में कहते हैं कि चेतना असल में किसी काम की क्षमता नहीं है। ये वो कैनवस है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की तस्वीर बनती है। ये सुनते ही थोड़ी देर को दिमाग रुक जाता है, क्योंकि हम चेतना को हमेशा एक एबिलिटी की तरह सोचते आए हैं, न कि एक स्पेस की तरह। सोचिए, जब आप कुछ महसूस करते हैं, खुशी, दर्द, डर, उत्साह, ये सभी सिर्फ चेतना के भीतर होने वाली घटनाएं हैं। जैसे आकाश के नीचे बादल गुजरते हैं, वैसे ही चेतना के भीतर विचार और भावनाएं गुजरती रहती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को बादलों से जोड़ लेते हैं, आसमान से नहीं। और यहीं पूरी उलझन की शुरुआत होती है। मान लीजिए, आप पर किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया जिससे आपको बुरा लग गया। आप तुरंत उस भावना को अपने साथ जोड़ लेते हैं, मैं दुखी हूं। लेकिन अगर एक सेकंड रुक कर देखें तो पता चलता है कि दुख बस कॉन्शियसनेस के भीतर उठी एक लहर थी। पर हम उस लहर को अपनी पहचान बना देते हैं। यही कारण है कि दुख लंबा चलता है, तनाव पकड़ लेता है और विचारों का जाल फैल जाता है। हैरिस कहते हैं कि चेतना को समझना मतलब खुद को समझना, क्योंकि चेतना वही है जो हमेशा रहती है। विचार तो आते जाते रहते हैं। ये लाइन पढ़कर लोगों को झटका लगता है, क्योंकि तब अचानक ये एहसास होता है कि हम जो समझते आए थे वह आधा सच ही था। हम खुद को अपने विचारों, भावनाओं और कहानियों का गट्ठर मानते थे। लेकिन चेतना उन सब के पीछे खड़ी वो स्क्रीन है जिस पर ये सारी चीजें प्ले होती रहती हैं। जरा एक मोमेंट याद करें जब आप किसी खूबसूरत दृश्य को देखते हैं। सूरज ढल रहा है, हवा हल्की है और अचानक मन शांत महसूस करता है। ऐसा नहीं है कि सनसेट ने आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। बस उस पल में आपके माइंड की नॉइज थोड़ी देर के लिए धीमी पड़ गई और चेतना खुद को साफ दिखाने लगी। यही साइलेंस असल में आपकी प्राकृतिक अवस्था है। लेकिन दिक्कत यह है कि नॉइज इतनी तेज है कि साइलेंस की आवाज सुनाई ही नहीं देती। इस अध्याय में सबसे बड़ा ओवरलैपिंग पॉइंट यही है। आप चेतना है, विचार नहीं। ये लाइन जितनी सिंपल है उतनी ही गहरी भी, क्योंकि अगर आप खुद को चेतना समझने लगते हैं तो विचारों को ज्यादा सीरियसली लेना अपने आप बंद हो जाता है। गुस्सा आया, ठीक है, आया और गया। डर उठा, ठीक है, एक लहर थी, गुजर जाएगी। खुशी मिली, अच्छा है, लेकिन यह भी ठहरेगी नहीं। ये क्लैरिटी लाइफ को बेहद हल्का बना देती है। और यहीं से हैरिस माइंड की नेचर को समझाते हैं। वह कहते हैं कि माइंड ने सर्वाइवल के लिए सोचने की आदत बनाई है। माइंड का काम सोचना है, रुकना नहीं। ठीक वैसे ही जैसे दिल का काम धड़कना है और पेट का काम पचना। तो क्या हम अपने विचारों को रोक सकते हैं? नहीं। पर क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ। और यही पूरी गेम बदल देता है। सोचिए, आप बैठे हैं और अचानक आपको किसी पुरानी गलती की याद आ गई। उस याद के साथ गिल्ट भी आया और साथ ही एक भारीपन। पहले आप ऑटोमेटिकली उस मेमोरी में डूब जाते थे, लेकिन अब अगर आप रुककर उस मेमोरी को सिर्फ आते हुए देखें तो उसकी पावर गिर जाती है। याद आई, आपने देखा और वह चली गई।
बस कहानी खत्म। यही चेतना का असली चेहरा है। ये सिर्फ वॉचर है, जज नहीं। माइंड जज करता है, ये गलत था, ये बुरा था, ये मेरी गलती है। लेकिन चेतना के पास कोई जजमेंट नहीं होती, वह बस देखती है। और इसी सीइंग में फ्रीडम छिपी है। हैरिस इस अध्याय में मेडिटेशन को भी बहुत सटल तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वह मेडिटेशन को रिलैक्सेशन या स्पिरिचुअलिटी की एक्सरसाइज नहीं कहते। वह कहते हैं मेडिटेशन सिर्फ अपना असली घर देखने का अभ्यास है। ये वह प्रैक्टिस है जो आपको बार बार याद दिलाती है कि आप विचारों के भीतर खोए हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि वह जगह है जहां विचार आते हैं। अगर एक बार भी आप इस अनुभव को महसूस कर लेते हैं, थॉट्स को आते जाते देख लेते हैं बिना उनसे जुड़ते हुए, तो कॉन्शियसनेस का स्वाद मिल जाता है। और जैसे ही यह स्वाद मिलता है, माइंड का शोर उतना डेंजरस नहीं लगता, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि आप नॉइज नहीं हैं। आप वह स्पेस हैं जिसमें नॉइज होते हुए भी शांति मौजूद रहती है। इस अध्याय का सबसे मजबूत बिंदु यही है। चेतना आपकी सबसे स्थिर और सबसे शांत पहचान है। और यह पहचान न तो किसी कमेंट से प्रभावित होती है, न किसी डर से टूटती है, न किसी असफलता से हिलती है। हिलता सिर्फ माइंड है। चेतना बस विटनेस बनी रहती है। अगर आप लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, तो यह चैप्टर आपको सिखाता है कि शुरुआत माइंड को जीतने से नहीं, माइंड को देखने से होती है। माइंड को जीतना लड़ाई है, माइंड को देखना आजादी है। जिसे आप देखते हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं, विचारों सहित। अध्याय 4, अनुभव की सच्चाई और मन का भ्रम। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग अलग तरह से याद रखते हैं? एक उसे दर्द समझता है, दूसरा उसे सीख। एक उसे समस्या मानता है, दूसरा उसे मौका। सैम हैरिस कहते हैं, यही फर्क बताता है कि सच्चाई बाहर नहीं रहती। सच्चाई हमारे अनुभव के भीतर जन्म लेती है। और हमारा अनुभव सीधे सीधे माइंड की इंटरप्रिटेशन पर चलता है। यही बात इस अध्याय का दिल है। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी ने आपको टक्कर मार दी। एक सेकंड में आपका मन दो पॉसिबल रिएक्शंस बना सकता है। कितना बेवकूफ है, या शायद गलती से हुआ होगा। इसी एक चयन पर आपका पूरा अनुभव बदल जाता है। गुस्सा, शांति, तनाव, हल्कापन, सब माइंड के उस टाइनी फिल्टर पर निर्भर करते हैं जो आपने चुना भी नहीं। यह रियलाइजेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह बताता है कि हमारे बहुत से अनुभव रियलिटी नहीं होते, माइंड की बनाई हुई छोटी छोटी इंटरप्रिटेशंस होते हैं। हैरिस कहते हैं, हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हमारा माइंड उन्हें कलर करके दिखाता है। और ये कलरिंग इतनी तेज, इतनी ऑटोमेटिक होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि एक्सपीरियंस हमारा नहीं, माइंड का बनाया हुआ है। एक साधारण एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। माइंड तुरंत जूम इन करता है। शायद इग्नोर कर रहा है, शायद नाराज है, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं। ये सब स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं, बस माइंड की कहानियां हैं। फिर भी इन्हीं कहानियों के कारण हम एंग्जाइटी महसूस करते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं और मूड खराब कर लेते हैं। जबकि असल कारण शायद उतना सिंपल हो सकता है जितना उसे टाइम नहीं मिला। हैरिस की बात यही है, माइंड कहानी बनाता है और हम उस कहानी को सच मान लेते हैं। और यह चीज सिर्फ छोटे मोमेंट्स में नहीं, बड़े डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, फेलियर्स, गोल्स, हर जगह लागू होती है। एक और बात जो इस अध्याय को गहरा बनाती है, वो है यह समझ कि हमारा माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में भागता है। प्रेजेंट मोमेंट को देखना उसे लगभग मुश्किल लगता है। यही वजह है कि एक्सपीरियंसेस हमें भारी लगते हैं, जबकि सच में एक्सपीरियंस सिर्फ अभी में होता है। माइंड की कहानी पास्ट और फ्यूचर में होती है, एक्सपीरियंस सिर्फ वर्तमान में होता है। सोचिए, आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं। माइंड तुरंत डाउट्स फेंक देता है। क्या होगा अगर फेल हुआ? लोग क्या सोचेंगे? पहले भी तो नहीं हुआ। ये सब भविष्य और अतीत की बातें हैं, लेकिन आप उन्हें वर्तमान का अनुभव बना लेते हैं। जबकि असली एक्सपीरियंस सिर्फ ये होना चाहिए था, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। यही डिफरेंस लाइफ बदल देता है। इस अध्याय में हैरिस एक शार्प पॉइंट उठाते हैं।
हमारा माइंड हमें लगातार एक वर्चुअल रियलिटी में रखता है। फिक्रें, अंदाजे, उम्मीदें, डर, ये सब मिलकर एक ऐसा दुनिया बनाते हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है। और दुख की बात यह है कि हम उस दुनिया में इतना खो जाते हैं कि असली दुनिया का स्वाद ही भूल जाते हैं। एक मोमेंट लेकर सोचिए, जब आप नेचर में होते हैं, नदी, पहाड़, हवा, आप अचानक हल्का क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वहां माइंड के पास कहानी बनाने के लिए ज्यादा सामग्री नहीं होती। वहां सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, वर्तमान। इसीलिए हैरिस कहते हैं, रियल फ्रीडम माइंड की कहानी से बाहर आने में है, नॉट माइंड को कंट्रोल करने में। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, माइंड खुद कुछ भी नहीं। वह आदतों, कंडीशनिंग, मेमोरीज और नैरेटिव का स्ट्रक्चर है। वह चीजों को वैसे नहीं दिखाता जैसे वे हैं। वह चीजों को उस लेंस से दिखाता है जो आपने सालों में अनकॉन्शियसली इकट्ठा किया है। इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस आपकी आइडेंटिटी नहीं, आपकी कंडीशन रिफ्लेक्शंस हैं। और यही बात इस चैप्टर का सबसे हीलिंग हिस्सा है, क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि माइंड हमारी एक्सपीरियंसेस को डिस्टॉर्ट करता है, तो हम हर चीज को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। किसी की बात बुरी लगी, शायद माइंड ने उसे बुरा कलर कर दिया। किसी बात ने हर्ट किया, शायद माइंड ने उसे पुराने जख्म से जोड़ दिया। कोई इवेंट नेगेटिव लगा, शायद माइंड ने उसे फेलियर की कहानी में फिट कर दिया। सच तो यह है कि अनुभव को बदलने के लिए दुनिया नहीं बदलती, माइंड का लेंस बदलता है। हैरिस कहते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस की सच्चाई देखना चाहते हैं तो माइंड की कहानी को पहचानना सीखिए। आप रिएक्शन देने से पहले एक माइक्रो पॉज लीजिए। उस पॉज में ट्रूथ छिपी होती है। माइंड कुछ कहेगा, आप उसे सुनकर रुक जाइए। एक्सपीरियंस कुछ दिखाएगा, आप उसे सीधे देख लें। बस इतना सा अंतर आपको इमोशनल फ्रीडम दे देता है। हम अनुभव के मालिक तभी बनते हैं जब माइंड की कहानी को पहचान लेते हैं। एक्सपीरियंस को समझना मतलब लाइफ को सिंपल बनाना, माइंड को समझना मतलब खुद को समझना। जब कहानी हटती है तभी असली अनुभव दिखता है और वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। अध्याय 5, आत्मा, ईश्वर और आध्यात्मिकता का असली अर्थ। जिंदगी में हम सबसे ज्यादा जिस सवाल से उलझते हैं वह यही है, क्या हमारे भीतर कोई आत्मा है? क्या ईश्वर सच में कहीं बाहर है? क्या आध्यात्मिकता का मतलब पूजा पाठ, मंत्र या किसी खास धर्म का पालन करना है? सैम हैरिस इस अध्याय में ऐसे ही सवालों को पकड़ते हैं और एक ऐसा नजरिया देते हैं जो एक साथ सरल भी है और झकझोर देने वाला भी। वह कहते हैं, आध्यात्मिकता का असली मतलब किसी देवी देवता की खोज नहीं, बल्कि अपने भीतर उस जगह तक पहुंचना है जहां मन की आवाजें शांत हो जाती हैं और आप खुद को स्पष्ट रूप से देखते हैं। ये विचार सुनते ही लगता है कि शायद स्पिरिचुअलिटी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं जितनी हमने बना दी है। मान लीजिए, आप किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं। वहां एक हल्की सी शांति महसूस होती है, मन थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है। यह शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर घट रही होती है। जगह सिर्फ अवसर देती है, शांति आप खुद बनाते हैं। लेकिन माइंड तुरंत इस फीलिंग को किसी बाहरी चीज से जोड़ देता है और हम सोचने लगते हैं कि यह पीस वहीं मिलती है, जबकि सच में वह पीस हमेशा से भीतर थी। बस बाकी समय माइंड इतना शोर करता है कि वह दिख नहीं पाती। हैरिस कहते हैं कि कई लोग स्पिरिचुअलिटी को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ विज्ञान। लेकिन आध्यात्मिक अनुभव इससे कहीं आगे है। ये न आस्था से लड़ते हैं, न विज्ञान के खिलाफ हैं। ये तो बस इनर क्लैरिटी का तरीका है, माइंड को देखने का, महसूस करने का और उससे अलग होने का। एक छोटा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपका माइंड आपको लगातार कह रहा है, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम फेल कर जाओगे, लोग जज करेंगे। अगर आप इन्हें अपना ट्रूथ मान लेते हैं तो यह आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन हैरिस कहते हैं, अगर आप एक पल के लिए माइंड की इन आवाजों को सिर्फ आवाजें समझ लें, न कि खुद का सच, तो आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगे। क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब यही है, अपनी इनर नॉइज से अलग होना। इस अध्याय में हैरिस एक और पावरफुल बात करते हैं। ईश्वर को खोजने से ज्यादा मुश्किल है खुद को खोजना, क्योंकि बाहर की दुनिया को समझना आसान है। वह टैंजिबल है, दिखाई देती है, महसूस की जा सकती है।
लेकिन भीतर की दुनिया, वह सबटिल है। वह शब्दों में नहीं आती। वह किसी चीज से कंपेयर नहीं की जा सकती। सोचिए, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, कितनी जल्दी मन भागता है। कभी खाना याद आता है, कभी कल की टेंशन, कभी किसी कॉन्वर्सेशन का रिग्रेट, कभी फ्यूचर का डर। मन कहीं भी जाने को तैयार है, बस अपने भीतर की चुप्पी में बैठना उसे पसंद नहीं। और यहीं से पता चलता है कि स्पिरिचुअलिटी कितनी गहरी चीज है। ये माइंड के तय किए रास्तों को छोड़कर दर्द, कंफ्यूजन और नॉइज के पीछे छिपे उस स्पेस को देखने का नाम है जहां सब कुछ शांत है। इस अध्याय में हैरिस रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि बताते हैं कि किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य यही था, एक ऐसी इंटरनल क्वालिटी विकसित करना जो आपको साफ देखने में मदद करे। लेकिन समय के साथ रिचुअल्स ने एसेंस को ढक दिया। असली मकसद भीतर देखना था। हमने ध्यान बाहर कर दिया। एक मोमेंट के लिए इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी भावनाओं को वैसे देख सकें जैसे आसमान में बादल देखते हैं, तो क्या होगा? गुस्सा उठेगा, आप देखेंगे डर आएगा, आप देखेंगे खुशी आएगी, आप देखेंगे इनमें से कोई भी आपकी पहचान नहीं रह जाएगा। तभी भीतर कुछ चमत्कारी होता है। आप अपने मन के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। और यही अनुभव आध्यात्मिकता है। यही आत्मा का अनुभव है। वह स्थिरता जो बदलती नहीं। हैरिस स्पिरिचुअलिटी को किसी सुपरनैचुरल चीज से नहीं जोड़ते। वह कहते हैं, अगर चेतना आपकी सबसे गहरी वास्तविकता है, तो उसी चेतना को देखना आपकी सबसे सच्ची आध्यात्मिक यात्रा है। कोई मंत्र, कोई आइडियोलॉजी, कोई बिलीफ इस यात्रा को आपका शॉर्टकट नहीं बन सकता। यह एक अनुभव है, सीधे सीधे महसूस होने वाला। और यह तभी आता है जब माइंड थोड़ी देर के लिए सरेंडर कर देता है। यह सब सुनकर बहुत लोग पूछते हैं, क्या इसका मतलब ईश्वर नहीं है? हैरिस इस बात से बचते नहीं। वह कहते हैं, इस अध्याय का मकसद ईश्वर को प्रूव या डिसप्रूव करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि डिवाइन एक्सपीरियंस का असली रूप हमारे भीतर है, बाहर नहीं। अगर आप अपने कॉन्शियसनेस में गहरी क्लैरिटी ला लेते हैं, तो जो भी सेक्रेड लगता है वह यहीं मिल जाता है। साइलेंस में, अवेयरनेस में, इस क्षण में। सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता कुछ नया पाने का नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे देखने का है। पीस पहले से है, अवेयरनेस पहले से है, क्लैरिटी पहले से है। खोया सिर्फ इतना है कि माइंड ने उन्हें ढक रखा है। हैरिस कहते हैं, अगर आप भीतर की इस जागरूकता को एक बार भी महसूस कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया के बारे में आपकी धारणाएं अपने आप बदल जाती है। आप रिएक्शन कम देते हैं, आप हर्ट धीरे होते हैं, आप दूसरों को समझने लगते हैं, और सबसे अहम, आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। इस अध्याय का एसेंस यही है। स्पिरिचुअलिटी आपसे कुछ लेने नहीं, बल्कि आपको आपसे मिलाने आती है। और यह मिलन किसी मंदिर, किसी किताब या किसी बिलीफ में नहीं मिलता। यह तब मिलता है जब आप रुककर अपने भीतर देखते हैं कि माइंड की आवाजें कौन बना रहा है, और उस आवाज से अलग बैठा हुआ मैं कौन है। वह मैं ही आपकी गहराई है, वही आपका होम है, वही वो शांत जगह है जहां हर सवाल घुल जाता है। अध्याय 6, आंतरिक स्वतंत्रता। वह आजादी जो कोई नहीं छीन सकता। कभी आपने सोचा है कि असली आजादी क्या होती है? हम सोचते हैं कि पैसा मिल जाए, समय मिले, लोग समझें, तभी आजादी महसूस होगी। लेकिन सैम हैरिस कहते हैं, असल आजादी बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब यह भीतर से मिलती है, तो परिस्थितियां बदलें या न बदलें, आप बदल जाते हैं। हम अक्सर ध्यान नहीं देते कि हमारा पूरा दिन हमारी ही सोच के अनुसार चलता है। मन हमें घुमाता रहता है, कभी भय में, कभी अपराध बोध में, कभी तुलना में। हम बाहर से स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन भीतर अपने ही मन के तनाव, उम्मीदों और प्रतिक्रियाओं में बंधे रहते हैं। यही वह जगह है जहां आंतरिक स्वतंत्रता प्रवेश करती है। एक ऐसी अवस्था जहां आप अपने मन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। मन आपका मालिक नहीं बनता। सोचिए, आप किसी कार्य में असफल हो गए। आमतौर पर मन तुरंत दोष, बहाने और नकारात्मक विचार बनाने लगता है, और हम उस जाल में फंस जाते हैं जैसे यही हमारी पूरी सच्चाई हो। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर सिर्फ ध्यान से देखें, यह असफलता है लेकिन मेरी पहचान नहीं, तो यह जागरूकता तुरंत आंतरिक स्वतंत्रता दे देती है।
घटना वही रहती है, लेकिन आपके अनुभव का रंग बदल जाता है। हैरिस कहते हैं कि आंतरिक स्वतंत्रता का असली अर्थ है दर्द होना सामान्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा मन की बनाई कहानी है। मुझसे ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होगा? मैं बहुत खराब हूं। ये सब हम स्वयं जोड़ते हैं। जागरूकता आपको इन कहानियों से अलग होना सिखाती है। दर्द आता है और अपने समय पर चला भी जाता है, बिना आपकी पूरी जिंदगी पर कब्जा किए। एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर किसी को सफल देखते हैं और तुरंत तुलना शुरू हो जाती है। मन स्वतः बोलता है, देखो तुम पीछे रह गए, तेरी जिंदगी बेकार है। अब अगर आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुककर इस आवाज को देखें, तो अचानक समझ आता है, यह आवाज मैं नहीं हूं, यह केवल मन की आदत है। और जिस पल आप इसे पहचानते हैं, उसी पल तुलना की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही है भीतर की आजादी, जहां मन बोलता रहता है, लेकिन आप उसके मालिक रहते हैं। सैम हैरिस कहते हैं कि आंतरिक स्वतंत्रता किसी धर्म, विश्वास, मंत्र या प्रणाली से नहीं मिलती। ये तभी मिलती है जब आप अपनी जागरूकता को मन के ऊपर ले आते हैं। ध्यान इसका सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि ध्यान आपको बैठकर मन की हलचल को देखने की क्षमता देता है। धीरे धीरे मन की डिफॉल्ट आदतें टूटने लगती हैं। प्रतिक्रिया देना, परेशान होना, भविष्य की चिंता, नकारात्मकता पकड़ना, सबकी पकड़ ढीली होने लगती है। और सबसे खास बात यह है, जब आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं, तो बाहर की दुनिया आपको प्रभावित करना लगभग बंद कर देती है। कोई कुछ भी कहे, आप उसे व्यक्तिगत नहीं लेते। कोई योजना विफल हो, निराशा तुरंत नहीं आती। कोई चुनौती आए, भय की जगह स्पष्टता आती है, क्योंकि आप हर अनुभव को सीधे नहीं जीते, आप उसे देख पाते हैं। प्रतिक्रिया की जगह प्रतिक्रिया देने की क्षमता आती है। यही परिवर्तन आंतरिक स्वतंत्रता देता है। एक और उदाहरण सोचिए। मान लीजिए किसी ट्रैफिक जाम में फंस गए। सामान्यतः मन तुरंत चिड़चिड़ा होता है। कितना समय खराब हो रहा है, लोग कैसे चलाते हैं। लेकिन जब जागरूकता सक्रिय होती है, तो आप नोटिस करते हैं चिड़चिड़ापन उठ रहा है, लेकिन उसे अपनाना जरूरी नहीं। आप जाम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने अनुभव की गुणवत्ता बदल सकते हैं। यही छोटी छोटी जीतें भीतर की आजादी बनाती हैं। आंतरिक स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि यह हल्कापन लाती है, जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। विचारों के बीच जो दबाव था, वह कम हो जाता है। आप चीजों को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं, लोगों को समझने लगते हैं और खुद को स्वीकारने लगते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप खुद के खिलाफ नहीं होते, आप अपने साथ खड़े होते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण समझ यह है, बाहर की दुनिया कभी पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन आपका आंतरिक अनुभव हमेशा आपके हाथ में हो सकता है। मन बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जागरूकता एक एंकर बन जाती है जो हर तूफान में आपको स्थिर रखती है। दोस्तों, आज हमने सैम हैरिस की किताब वेकिंग अप से जाना कि असली स्वतंत्रता, शांति और स्पष्टता हमें बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता से मिलती है। हमने देखा कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी पहचान नहीं है, और जब हम उन्हें सिर्फ देखते हैं बिना उनसे जुड़े, तो हमारे अनुभव बदल जाते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में हल्कापन, नियंत्रण और मानसिक शांति चाहते हैं, तो यही समय है। आज से अपने मन को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करें। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, थोड़ी जागरूकता और खुद को समझना ही आपके अंदर की आजादी की शुरुआत है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी ऐसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों के समरीज लाते रहें। याद रखिए, आपके भीतर पहले से ही सब कुछ मौजूद है, बस उसे देखने की देर है। आजादी, शांति और क्लैरिटी का अनुभव तभी मिलेगा जब आप खुद को देखना सीखेंगे।